Good morning, students. Our next lecture is about Schrödinger theory of quantum mechanics, यानी कि Schrödinger wave equation. So first of all, why do we need Schrödinger differential equation of wave function? Let me tell you, in the classical mechanics, we were using Newton's law to study the motion of macroscopic particle अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स दैट द मोशन दैट इज पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन बी फाउंड वेरी एक्यूरेटली एंड एट द सेम टाइम. बट व्हेन वी मूव टुवर्ड द माइक्रोस्कोपिक केस, यानी कि जब हम बात करते हैं अबाउट मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसका बिहेवियर दैट could not be explained using classical mechanics, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन को हम क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा सॉल्व करेंगे, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर फेल हो जाते हैं. ठीक है, देन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद दैम और बाय वेव फंक्शन साई, ठीक है, वी विल यूज वेव फंक्शन to describe the motion of the quantum particles. Okay, now Schrödinger theory of quantum mechanics provides a procedure to treat the behavior of the microscopic particle. So now the thing is, Schrödinger theory that was given by Hans Schrödinger, उसने डिस्क्राइब किया था एक प्रोसीजर सो डैट हम क्वांटम पार्टिकल के मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सके. ठीक है, सो it is clear to you why do we need Schrödinger equation, because classical mechanics fails to explain the motion of the quantum particle. So we are having two types of Schrödinger wave equation, that is, one is time dependent and another is time independent. So first हम बात करते हैं for time dependent. In time dependent Schrödinger equation we have further two parts, that is for a free particle and then for a particle under the influence of external force. तो पहले हम बात करते हैं फॉर अ फ्री पार्टिकल, मीन्स उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, जो वैल्यू है पोटेंशियल की दैट इज 0 है हमारे पास. सो द वेव फंक्शन साई फॉर ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग टोटल एनर्जी E and momentum P is given by psi is equal to A exponential of minus iota by h cut into et minus px. ये फॉर्म कहाँ से आई, एक बार आप देख लीजिए यहाँ से. यू कैन सी हेयर एज वी नो डैट किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका एम्पलीट्यूड एंड उसका बिहेवियर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल कंसिस्ट बोथ साइन वेव एंड कोसाइन वेव्स, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पे जो ए है वो इंडिकेट करता है उस पार्टिकल के वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड को, और एक्सपोनेंशियल बिहेव करता है उसके बिहेवियर को. के एक्स इंडिकेट करता है उस वेव की पोजीशन को एट एनी टाइम, और ओमेगा टी बिहेव करता है डिस्क्राइब करता है उस वेव फंक्शन की डिपेंडेंस किसके ऊपर, टाइम के ऊपर. ठीक है, और हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, एच कट ओमेगा, एन पी होता है एच कट के. ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू को और के की वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ से. यू विल पुट हेयर साई एक्स टी वुड बी इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा. अब के क्या बन जाएगा आपका, पी बाई एच कट, तो एच कट मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा पी एक्स माइनस का. ऐसे ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा हो जाएगा ई बाई एच कट, तो एच कट बाहर आ गया दोनों से, तो ई इंटू में टी. सो दिस फॉर्म बिकम्स दिस टर्म. अगर मैं इस टर्म को आगे ले आऊँ देन यू विल कैरी अ माइनस साइन हेयर. ठीक है, सो दिस टर्म साई बिकम्स इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा बाई एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स. क्लियर है, आई होप समझ में आपको आ गया ये. तो हम बात करते हैं यहाँ से. सो दिस इज दिस फॉर्म, ये फॉर्म आपको क्लियर हो गई है. अब आगे बढ़ते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बन जाएगा करली साई अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन में केवल हमारे पास हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास वेरिएबल है. तो व्हाट यू विल गेट हेयर,
माइनस आयोटा पी बाई एच कट, तो आपका आयोटा पी अपॉन एच कट बाहर आ गया, अंदर बचेगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा, ये टर्म आपकी एज इट इज। यहाँ प्लस साइन क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर भी था, तो आपका प्लस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन हम इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करने पर सेम टर्म हमारे पास आ जाएगी। अगेन एक्स के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या नाम है आपका, माइनस आयोटा माइनस पी बाय एच कट, यानी कि आयोटा पी बाय एच कट हमने फिर से ले लिया। एक बार था ही पहले यहाँ पर, एक बार और करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा आपका, और बाकी टर्म आपकी एज इट इज। ठीक है, इसको हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है। नाउ यू कैन इजीली सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट दिस टर्म वाज इक्वल टू साई एक्स टी, तो उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, सो यू विल दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू दिस टर्म इनटू में, एंड दिस टर्म बिकम्स साई एक्स टी, साई एक्स टी। ठीक है, यहाँ इसने माइनस साइन क्यों लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू में साई। ठीक है, सो अब इस टर्म को हम यहाँ ले जाते हैं, यूल गेट पी स्क्वायर साई वुड बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से आप एक बात देखिए, यहाँ से यू कैन सी इजली हियर डेट अगर पी स्क्वायर साई है, अगर पी स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, ब्रैकेट में अलग कर लिया इसको मैंने, ऐसे इसको मैंने ब्रैकेट में अलग कर लिया, तो कंपेयर करने पर यू विल सी डेट पी को मैं लिख पा रहा हूँ ऐसे माइनस एच कट सॉरी एच आयोटा एच कट करली अपॉन करली एक्स। अगर स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयरिंग किया मैंने और साई से मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयर एंड साई से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यू विल गेट हियर माइनस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, माइनस आ गया, एच कट स्क्वायर आ गया, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर आ गया, और साई से मल्टीप्लाई की ये आ गया हमारे पास, यानी कि जो ये टर्म है आपकी, ये टर्म ये यहाँ से निकल के आई है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। सो क्लियर आपको व्हाट इज मोमेंटम ऑपरेटर, दैट इज आयोटा एच कट करली अपॉन करली एक्स। ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का जो आपका एक टर्म है इसमें क्लियर हो गया, वो आपको याद रखना है, मोमेंटम ऑपरेटर, उसको नोट कर लीजिएगा। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी बार इक्वल टू आयोटा एच कट करली अपॉन में करली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 को हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये एक्स है इट इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माइनस आयोटा ई अपॉन में एच कट बाहर आ जाएगा, देख लीजिए माइनस आयोटा ई अपॉन में एच कट बाहर आ गया, बाकी टर्म आपकी एस इज। अगेन ये टर्म किसके इक्वल थी, ये इक्वल थी साई एक्स टी के, तो यू विल गेट करली साई अपॉन करली टी वुड बी इक्वल टू दिस टर्म इनटू में साई एक्स टी। ठीक है, अगर हम आयोटा को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया आपका यहाँ पर, और आयोटा नीचे आपका आगे अलग से, करली साई अपॉन करली टी इज इक्वल टू ई अपॉन में आयोटा एच कट साई। ठीक है, ओके। आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने पर यू विल गेट आयोटा एच कट आपको यहाँ पर आ जाएगा, आयोटा एच कट करली साई अपॉन करली टी वुड बी इक्वल टू ई साई। ठीक है, अगेन अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर हम आगे, यू विल सी हियर दैट अगर यहाँ से आयोटा एच कट करली साई अपॉन करली टी ई साई के इक्वल है हमारे पास, तो ब्रैकेट में मैंने अलग अलग कर लिया इसको, ये टर्म अलग कर ली, ये अलग कर ली, ऐसे ये अलग कर ली हमारे पास। कंपेयर करने पर दोनों टर्म सेम है यहाँ पर, तो दिस टर्म वुड बी इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि एनर्जी ऑपरेटर वुड बी इक्वल टू आयोटा एच कट करली अपॉन करली टी। इसी तरीके से हमने एनर्जी ऑपरेटर को भी कैलकुलेट कर लिया। सो आवर एनर्जी ऑपरेटर वुड बी इक्वल टू व्हाट, आयोटा एच कट करली अपॉन में करली टी। ठीक है, एनर्जी ऑपरेटर वुड बी इक्वल टू आयोटा एच कट करली अपॉन में करली टी। ठीक है, ऑल्सो हम जानते हैं फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या होता है, जब पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, यानी कि v इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू c, तब क्या होता है, तब हम कहते हैं एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू p स्क्वायर बाय में 2m। अब कुछ नहीं करना, हमें पुट करनी वैल्यू e की, तो यहाँ से, और p की वैल्यू
पीछे वाले एक्सप्रेशन से, यहाँ से, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट हेयर, यू विल, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास ये टर्म आ गई, और यहाँ पर आ गई पीछे वाली टर्म, ये टर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ दिस साई कैन बी रिटन एज साई एक्स टी, साई एक्स टी, ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, इस टर्म को तो यहाँ ले आया और इस टर्म को यहाँ ले आया, कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, एंड दिस इज कॉल्ड योर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन। एक्चुअली उसने क्या किया है, दिस इज आवर मोशन की इक्वेशन है हमारे पास फॉर अ पार्टिकल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स हमने क्या किया, हमने एनर्जी को और मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन लिख दिया है। तो दिस बिकम्स अवर इक्वेशन फॉर मोशन फॉर अ क्वांटम पार्टिकल। ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ क्लासिकल पार्टिकल, दिस इज फॉर अ क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स साई एक्स टी। साई एक ऐसा वेव फंक्शन है जो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी, जो टाइम पे डिपेंड करता है, तो दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। ये केस था हमारे पास फॉर द फ्री पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं मैंने पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू फोर्स, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यहाँ पर तो हमने क्या लिखा है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय में 2m। अगर फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस में v, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई वेव फंक्शन, ई साई क्या आ गया आपका, पी स्क्वायर बाय में 2m साई प्लस v साई आ गया आपका। पुट कीजिए फिर से वैल्यू किसकी, ई साई की, वहाँ से पी स्क्वायर बाय 2m साई की, पीछे इक्वेशन नंबर 3 से पुट करने पर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, ये आपकी यहाँ पर आ गई, और ये टर्म आपकी है एज इट इज, ठीक है। एंड दिस बिकम्स नाउ योर न्यू स्क्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल विच इज बाउंडेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यानी कि ये टर्म अगर इंक्लूड नहीं करते हो, दिस बिकम्स टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। अगर इसको इंक्लूड करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्लियर है किसके लिए, दिस इज फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम बात करते हैं अबाउट 3D, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास x है उसको रिप्लेस कर देंगे r वेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो अगर इसको देखिए बेसिकली अच्छा इसको एक चीज़ और देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं फॉर 3D, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर है। अगर 3D है तो करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर भी आएगा, करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर भी आएगा। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा हमारे पास, जहाँ पर x था वहाँ r बन गया, ये टर्म आपकी एज इट इज है, बस इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है इन तीनों के द्वारा, क्योंकि ये 1D है और ये 3D है। बाकी ये टर्म सेम है और बाकी ये टर्म सेम है, केवल जहाँ पर जो x था वह हमने रिप्लेस कर दिए है r वेक्टर के द्वारा। सो दिस बिकम्स योर स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दी 3 डायमेंशंस, ठीक है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज इन दिस वे, ग्रेडियंट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेडियंट का जो स्क्वायर होता है इट इज गिवन बाय करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन में करली जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको रिप्लेस किया मैंने, यू विल गेट दिस इक्वेशन, एंड दिस इज आल्सो अगेन कॉल्ड योर टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, दैट इज टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गई है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।